तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो जनरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ेंगे वो जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज है। ऐसे तो सॉल्यूशन का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, उसमें से एक प्रॉपर्टी है क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऐसे प्रॉपर्टीज जो केवल और केवल सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करे, सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करे, सॉल्यूट का नेचर कैसा है इस पे डिपेंड ना करे, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on the number of solute particle but does not depends on the nature of solute particle is called या are called कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सिर्फ सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करे, अगर सॉल्यूट का नंबर चेंज करे तो प्रॉपर्टी क्या होगा, बदल जाएगा। अगर सॉल्यूट का नेचर चेंज कर दे यानी सॉल्यूट को बदल दे, सॉल्यूट का नेचर मतलब सॉल्यूट को अगर हम बदल दे, सॉल्यूट चेंज कर दे, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ केवल सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सॉल्यूशन के ऐसे प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। 5 मोल यूरिया ले या 5 मोल शुगर ले, चाहे 5 मोल NaCl ले, वैल्यू वही होगा। वैल्यू क्या होगा, वही होगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, बात नंबर की बात हो रही है। यहाँ सॉल्यूट अलग अलग ले रहे हैं, शुगर लिए, NaCl लिए, यूरिया लिए, तो ये नेचर अलग अलग करने पर भी नंबर क्या है, सेम है। अगर नंबर किसी का भी चेंज कर देंगे तो प्रॉपर्टी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ नंबर पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। 5 मोल यूरिया ले चाहे 5 मोल सुक्रोज ले, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने हैं, तो देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। There are
4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और एक बात हम बता देना चाहते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो सॉल्यूट के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या सॉल्यूट के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्यूट जितना ज़्यादा लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ही बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सॉल्यूट लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने हैं, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कौन है, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमारा दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के वैल्यू में क्या हो जाए, कमी आ जाए, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। और चौथा जो फोर्थ हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये चारों सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है। सॉल्यूट का नंबर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, इनका वैल्यू या ये बढ़ जाएगा। सॉल्यूट बदल देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम 5 मोल यूरिया ले या 5 मोल सुक्रोज ले, तो 5 मोल यूरिया लेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर हम यूरिया के लिए बात करेंगे, अगर चेंज कर देंगे, यूरिया से चेंज करके सुक्रोज कर दिए तो वैल्यू वही रह जाएगा, क्योंकि 5 मोल जब हम यूरिया ले रहे हैं तो 5 मोल सुक्रोज ले रहे हैं, तो नंबर क्या होगा, सेम रहा है, चाहे सॉल्यूट बदल जाए, उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ लेना देना किससे है, नंबर से। अगर 5 मोल यूरिया की जगह 10 मोल सुक्रोज कर देते, 8 मोल सुक्रोज करते, तब बदलता। अगर नंबर सेम रहने दिए और सॉल्यूट बदल दिया, यानी सॉल्यूट का नेचर बदल दिए, तब ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। वैल्यू कब बदलेगा, जब सॉल्यूट का नंबर चेंज हो, चाहे यूरिया हो चाहे सुक्रोज हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो हमारा जो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। इसको अब मिटा देते हैं।
तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर कोई प्योर लिक्विड है और प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या होता है, वेपर प्रेशर घट जाता है। कितना घट जाता है, वही तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। प्योर लिक्विड लिया, प्योर लिक्विड में हम क्या कर दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लिए। क्या ले लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे हम यहाँ पर एक प्योर लिक्विड लिए, इस प्योर लिक्विड है, इस प्योर लिक्विड में हमने क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दिया। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या था, 100 था। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो यानी प्योर कितना था जी, P0 था 100 डिग्री या 100 था वेपर प्रेशर। अब मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो मान लीजिए उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो गया, घट गया। तो कितना घट गया, 20 घट गया, दिख रहा है 100 में से, पहले 100 था अब 80 हो गया, तो वेपर प्रेशर कितना घट गया, 20। तो यही तो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, जब कोई प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो जो वेपर प्रेशर कम हो गया, जितना सा वेपर प्रेशर कम हो गया उसी को कहते हैं हम लोग क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिनोट किससे करेंगे, डेल्टा पी से। और डेल्टा पी कैसे निकलेगा, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, है कि नहीं। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में घटा देंगे तो जितना से वेपर प्रेशर घट गया यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, हमारा पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नंबर पे डिपेंड करता है। सर वो P0 किसका लेना, सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड का। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का P0 होगा, वेपर प्रेशर होगा उसका कुछ। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक रेशियो है। किसका रेशियो है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी RLVP, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, RLVP से शॉर्टकट से लिखेंगे। तो RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, RL
वी पी इज इक्वल टू क्या, रेशियो है, किसका रेशियो है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, डेल्टा पी बटे टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड क्या है, पी नॉट, है कि नहीं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी क्या है, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट। अब हम लोग पढ़ेंगे रॉल्ड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए यहाँ पर भी रॉल्ड्स ने भी RLVP के लिए एक लॉ दिया है, जिसे हम लोग कहेंगे रॉल्ड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम लोग पढ़ेंगे रॉल्ड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रॉल्ड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रॉल्ड ने क्या बताया, रॉल्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है ना, वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये बात किसने कहा, रॉल्ड्स ने। यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या, डेल्टा पी बाय पी नोट, ये ना है जी, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये भी लिख सकते थे एक्स से, हम लोग ए को मान के क्या चल रहे हैं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, Na प्लस NB। पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू हम लिख सकते हैं, Na को क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ देखिए, हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, Na और NB में अगर देखा जाए तो Na और NB कंपेयर करते हैं, सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम होता है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं ना, वो बहुत क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम Na को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, यानी Na इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na बाय Na प्लस NB को हम क्या मान लेंगे, NB मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। Na को हम क्या लिख सकते हैं, WA बाय मोलर मास Ma। और NB को क्या लिख सकते हैं हम लोग, WB बाय MB, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल गया, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू WA इंटू MB बटे MA इंटू WB। इसको याद करना है, और इस फॉर्मूला पे हमको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जनरली इसी फॉर्मूला पे पूछे जाते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग।
द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। तो यहाँ पर बेंजीन लिया गया है और बेंजीन का वेपर प्रेशर क्या दिया गया है, 0.850 बार एक सर्टेन टेम्परेचर पर बेंजीन का जो है वेपर प्रेशर दिया हुआ है। ये प्योर बेंजीन लिया गया है। ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्या किया गया, 39 ग्राम बेंजीन में एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सब्सटेंस ऐड किया गया है, यानी सॉल्यूट ऐड किया गया है, जिसका वेट क्या है 0.5 ग्राम। जो सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो पानी में डालने के बाद टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो लेकिन हम कैसा सब्सटेंस लिए हैं, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी वो पानी में डालने के बाद डिसोसिएट नहीं होगा। जैसे सुक्रोज, चीनी को पानी में डालते हैं तो डिसोसिएट नहीं होता है। यूरिया पानी में डालने के बाद डिसोसिएट नहीं होता, उसके मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होते हैं। लेकिन NaCl को पानी में डाल देते हैं तो NaCl के पार्टिकल पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं Na+ और Cl- पे। तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन यूरिया और सुक्रोज, ग्लूकोज ये सारे क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो वैसे सॉल्यूट के बारे में बात हो रहा है। तो इसमें सॉल्यूट कौन है, बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है और सॉल्यूट कौन है, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो सॉलिड है जिसका मास क्या है 0.5 ग्राम ऐड कर दिया गया है बेंजीन में, और बेंजीन का मोलर मास 78 ग्राम पर मोल दिया गया है। वेपर प्रेशर जब मिलाएं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। जब मिलाया गया तो मिलाने के बाद वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है कि नहीं। पहले क्या था 850 था, अब कितना हो गया 845 हो गया, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। तो जो सॉलिड सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाए थे, उस नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का हमको मोलर मास चाहिए। तो बेंजीन का मोलर मास दे रखा है कि नहीं। हमको चाहिए किसका मोलर मास, हमको चाहिए मोलर मास किसका, जो सॉल्यूट का। हमें क्या चाहिए, जिसका किसका मोलर मास चाहिए, हमें सॉल्यूट का मोलर मास चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास चाहिए। तो सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हम लिख लेंगे। तो सॉल्यूट का वेट क्या है 0.5 ग्राम। सॉल्वेंट का वेट क्या दिया गया है, सॉल्वेंट कौन है हमारा, बेंजीन में घोले हैं 39 ग्राम। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर क्या है 0.850। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है 0.845। मोलर मास क्या है सॉल्यूट का, तो हमें फाइंड करना है ना। सॉल्यूट का हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। और सॉल्वेंट यानी बेंजीन का मोलर मास दे दिया गया है, कितना दिया हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दे दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है एम ए। तो ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे सवाल है। तो फार्मूला क्या था, P0 माइनस PS बाय P0 बाय WA बाय MA इंटू WB इंटू MB। ये तो फार्मूला है ना हमारे पास। रॉल्ट लॉ का फॉर्मूला यही था। अब हम सारा वैल्यू पुट करेंगे। P0 कितना है 0.850 माइनस 0.845 बाय 0.850 WA 0.5 ग्राम। MB पता है 78, MA तो हमें कैलकुलेट करना ही है, और WB कितना है 39 ग्राम। अब इसको नीचे सॉल्व करें तो कितना हो गया, 10 में 5 गया 5, 4 में 4 चला जाएगा 0, 8 में 8 चला जाएगा 0.0,
0.850। अब देखिए 39 से कितना बार में 78, 2 बार में, और 0.5 यहाँ चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो 5 से 10 कितना बार में 2 बार में, और 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच क्या जाएगा 1/ma, है कि नहीं। इतना सॉल्व करने के बाद अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ma को इधर रख देते हैं, और ये देखिए डिसिमल का जो पॉइंट है वो सेम प्लेस पे, इसको तो हटा देते हैं हम डिसिमल को, अगर सेम प्लेस पे होगा तो हटा देंगे। तो ma इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma को इधर कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 850 ऊपर चला जाएगा और 5 कहाँ चला जाएगा नीचे। अब 850 को 5 से डिवीज़न करेंगे तो क्या होगा, एक बार में 3 बचा, 3 और 5 35, 5 से 7 बार में, अब यहाँ 0 बचा। तो मोलर मास कितना आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया 170 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा क्या है आंसर हुआ, हमें यही फाइंड करना था। तो हमने सोल्यूट का मोलर मास फाइंड कर लिया। तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो टॉपिक है वह समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब जो हमारा अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग हेडिंग देंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तो आखिर बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे कोई लिक्विड क्या करता है बॉयल करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये आप सब ने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 12 के लिए आपका ये डेफिनेशन नहीं है, ये जूनियर सेक्शन के लिए है, लेकिन सीनियर सेक्शन के लिए ये डेफिनेशन नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid, तो किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर becomes equal to the एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस समय किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए।
तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। एक बात जान लीजिए, कोई भी लिक्विड है उसका अपना कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा ही। और एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर है जिसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से क्या होगा, ऑलवेज कम होगा। तो हम इसको ग्राफ से समझते हैं। तो हम ये एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर हम क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर, यानी हम प्रेशर ले रहे हैं इधर, और इधर क्या ले रहे हैं हम, टेम्परेचर ले रहे हैं। ठीक है, इधर हम टेम्परेचर ले रहे हैं और इधर क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर ले रहे हैं। और ये जो लाइन हम खींच रहे हैं यानी वेपर प्रेशर है इधर वाई एक्सिस में, वेपर प्रेशर मतलब प्रेशर ही है। तो ये लिया हमने क्या, 1 atm, और 1 atm क्या होता है, 1 atm होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, 1 atm। तो ये जो प्रेशर है ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm। और लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑलवेज क्या होगा, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। हम कोई एक लिक्विड लेते हैं, तो इस लिक्विड का क्या होगा, मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ ये वेपर प्रेशर है, ये क्या है, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो ये बताइए, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम लोग पढ़े हैं इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर, फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर, नहीं फैक्टर अफेक्टिंग, हाँ फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। तो हम लोग पढ़े हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एक समय क्या होगा, बढ़ाते बढ़ाते ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लाइन को क्या करेगा, टच करेगा। तो ये कहाँ टच कर रहा है, इस जगह पे टच कर रहा है ना, इस पॉइंट पे ये टच कर रहा है ना, इस पॉइंट पे टच कर रहा है ये। तो इस पॉइंट पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर, इस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। और जब कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जब कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो लिक्विड क्या करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा, यानी उबलने लगेगा। वो लिक्विड क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा। कोई भी लिक्विड हो, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर, तो वो लिक्विड बॉयल करने लगेगा। ठीक है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जगह पे हम एक्सटर्नल प्रेशर भी यूज कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो वहाँ एटमॉस्फेयर, उसमें ढक्कन लगा होता है, तो जब हम ढक्कन से ढक देंगे तो एटमॉस्फेयर से कंटेंट ख़त्म हो जाता है, तब वो एक्सटर्नल प्रेशर उस टाइम बात करेंगे। तो यहाँ जनरली हम सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। जब हम कंटेनर क्या करेंगे, खुला हुआ रखेंगे। तो किस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा है, इस टेम्परेचर पे
है कि नहीं। इस टेम्परेचर पे इस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट किसका, प्योर लिक्विड का ना। और प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिनोट करेंगे, टीबी नॉट। किससे डिनोट करेंगे, टीबी नॉट। बॉइलिंग पॉइंट टीबी से और प्योर लिक्विड का है तो टीबी नॉट। अब अगर किसी प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन प्योर लिक्विड देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। अगर किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये तो हम जानते हैं पहले से। तो वेपर प्रेशर जब कम हो जाएगा ना तो उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं when a non-volatile solute is dissolved in pure liquid then vapor pressure decreases, then vapor pressure decreases and boiling point increases। अब इस ग्राफ से हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ वही है, ग्राफ है। इस ग्राफ को हम थोड़ा और आगे कर देते हैं और इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm। तो ये प्योर लिक्विड का ग्राफ है। टेम्परेचर बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर बढ़ता है और एक समय वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, और जिस टेम्परेचर पे हो जाता है उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट था। तो अब अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वेपर प्रेशर इससे कम होगा। तो मान लेते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो अब जो ये वेपर प्रेशर है, किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर हम सॉल्यूशन, एक बार हम प्योर लिक्विड को हीट कर रहे हैं और एक बार हम अब किसको हीट करेंगे, सॉल्यूशन को हीट करेंगे। तो सॉल्यूशन को भी हीट करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और ये भी बढ़ते बढ़ते एक समय क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये लाइन आगे मीट करेगा, है कि नहीं। तो किस टेम्परेचर पे ये मीट कर रहा है, तो जब ये सॉल्यूशन
इसको हीट करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और एक समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर ऐसा हो रहा है उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे जी? ये सॉल्यूशन उबलने लगेगा इस टेम्परेचर पर, तो इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है? प्योर लिक्विड का कि सॉल्यूशन का? तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिनोट कर रहे हैं? टीबी से। तो अब बताओ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कि प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो कितना बढ़ गया? प्योर लिक्विड में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना। कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया है कि नहीं? तो ये जो जितना से बढ़ गया, जितना से एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट का, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डेल टीबी। और डेल टीबी ही मेरा क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल टीबी ही क्या है मेरा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यही है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तो डेल टीबी क्या है? यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution and pure liquid। क्या बोल लिखे हम लोग? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर लिक्विड इज कॉल्ड क्या? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है कि नहीं? डायग्राम फिर से बनाना है। तो डेल टीबी क्या है जी? डेल टीबी मेरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। और ये डेल टीबी क्या है? हमारा डेल टीबी जो है वो डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? सॉल्यूशन का। ज़्यादा किसका है? डिफरेंस जब भी होता है बड़ा में छोटा घटाना है, तो बड़ा कौन है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी माइनस टीबी नॉट। इसको याद रखिएगा एकदम। डेल टीबी क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट। यही है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे रॉल्ड्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर भी रॉल्ड्स का एंट्री हो रहा है और रॉल्ड्स ने भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए लॉ दिया है। उन्होंने क्या कहा कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाइएगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाइएगा बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा। बोलिए कैसे? तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे वेपर प्रेशर उतना कम होते जाएगा। और वेपर प्रेशर जितना कम होते जाएगा तो अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ आगे उतना मीट करेगा। और ग्राफ जितना आगे मीट करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उसका टेम्परेचर क्या होगा? यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। तो रॉल्ट ने यही बात बताया कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाइएगा बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ते चला जाएगा। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जितना ज़्यादा मोलैलिटी होगा, मोलैलिटी ज़्यादा होने का मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ज़्यादा मोलैलिटी होने का मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब सॉल्यूट ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे उतना ज़्यादा मोलैलिटी होगा सॉल्यूशन का। मोलैलिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट का।
तो हमारा हेडिंग होगा रॉल्ड्स लॉ ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए रॉल्ट ने लॉ दिया है। तो क्या लॉ है? तो उन्होंने क्या कहा है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो जितना ज़्यादा मोलालिटी होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। यानी एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा ये बताइए यहाँ पर रॉल्ट ने मोलालिटी का ही क्यों यूज किया? मोलालिटी का भी तो यूज कर सकता है। मोलालिटी ही क्यों लिया? मोलारिटी को क्यों नहीं यूज किया? दोनों तो कंसंट्रेशन बताता है। तो यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात हो रहा है, टेम्परेचर के बारे में बात हो रहा है। तो मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है और मोलारिटी क्या होता है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलारिटी बदल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलारिटी बदलेगा? मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो टेम्परेचर चेंज होने पे मोलारिटी पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ टेम्परेचर का काम कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ मोलारिटी ना लेकर के हम क्या लिए हैं? मोलालिटी ले रहे हैं, ठीक है। तो रॉल्ड्स ने इसीलिए मोलालिटी का यूज किया, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब हम क्या करेंगे? इसको इक्वल करेंगे। अब इक्वल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या है? के बी एम। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? डेल टी बी इक्वल टू क्या हो गया? के बी एम एक फॉर्मूला हो गया। और के बी क्या है? के बी एक कांस्टेंट है जिसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको क्या कहा जाता है? तो इस फार्मूला को हम और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये देखिए, डेल टी बी को हम कैसे क्या लिख सकते हैं? डेल टी बी को हम लिख सकते हैं टी बी माइनस टी बी नॉट, लिख सकते हैं कि नहीं? इक्वल टू के बी। और मोललिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? केजी में, ठीक है ना। इसका इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। टी बी माइनस टी बी नॉट इक्वल टू क्या हो गया? के बी। अच्छा नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का वेट केजी में ना के ग्राम में दे दे तो क्या करेंगे? 1000 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1000 से ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। यही क्या है मेरा? टी बी माइनस टी बी नॉट को क्या लिख सकते हैं? डेल टी बी भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो ये हमारा एक फॉर्मूला बना। तो जहाँ पर सॉल्यूट का वेट दिया हो और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछे
तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्वेंट का वेट दिया हो, सॉल्यूट का वेट दिया हो, मोलर मास दिया हो, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। जब भी मोलर मास का जिक्र हो या सॉल्यूट का वेट का जिक्र हो, जैसे ही सॉल्यूट का वेट का जिक्र हुआ या मोलर मास हुआ का जिक्र हुआ तो सीधे ये वाला फॉर्मूला लगेगा और आपको ज़्यादा यही फॉर्मूला काम आएगा। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ केबी। तो अभी हम देख रहे हैं कि केबी क्या है, डेल टीबी। अभी फार्मूला हम देख रहे हैं ना कि डेल टीबी बराबर क्या होता है, केबी एम एन होता है जी, होता है कि नहीं? तो केबी बराबर क्या हो जाएगा, डेल टीबी बाय एम। अच्छा ये बताइए डेल टीबी क्या हो? डेल टीबी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये टेम्परेचर है और टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉरी टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? तो टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन या डिग्री सेल्सियस। केमिस्ट्री में काम केल्विन में ही करते हैं कैलकुलेशन में। और ये क्या है, मोलरिटी। तो मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी, मोल पर केजी, है कि नहीं? तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो केबी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो जहाँ भी केल्विन केजी पर मोल दिख जाए समझ जाएंगे कि वो क्या है, कांस्टेंट है, केबी है। तो अब हम क्या किए, हम यूनिट निकाल चुके हैं केबी का। अब हम केबी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो केबी का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे वो देखना है। तो हम क्या लिए, एक सॉल्यूशन लिए, एक सॉल्यूशन ले रहे हैं। उस सॉल्यूशन में क्या होगा, एक मोल क्या ले रहे हैं हम, सॉल्यूट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक मोल सॉल्यूट ले रहे हैं। और एक केजी क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट या वाटर ले रहे हैं। ठीक है, सॉल्वेंट हम क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। तो एक केजी सॉल्वेंट में हम क्या मिला दिए, एक मोल सॉल्यूट मिला दिए। तो इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी क्या होगा बता दो, 1 होगा कि नहीं? वो होगा, इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक केजी सॉल्वेंट में एक मोल सॉल्यूट घुला है, उसी को तो मोलैलिटी कहते हैं। तो एक केजी सॉल्वेंट में एक मोल घुला हुआ है, तो एक इसका मोलैलिटी क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए हुआ क्या कि जो प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं? लेकिन जब एक मोल सॉल्यूट मिला दिया गया, जब एक मोल सॉल्यूट मिलाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सॉल्यूट मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया क्या कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100.52 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। बॉइलिंग पॉइंट कितना से इंक्रीज हो गया, 100.52 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी इतना से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। तो डेल टीबी क्या होगा, तो डेल टीबी होगा 0.52, है कि नहीं? यहाँ पर सॉल्वेंट क्या ले लिया गया है, वाटर ले लिया गया है। तो अभी हम पढ़े हैं कि डेल टीबी बराबर क्या होता है, केबी इंटू एम। डेल टीबी का वैल्यू कितना है, 0.52, केबी, एम कितना है, 1। तो केबी का वैल्यू क्या आ रहा है,
0.52 और केबी का यूनिट क्या होता है? केल्विन केजी पर मोल। तो जब सॉल्वेंट हम क्या लिए? वाटर लिए। जब सॉल्वेंट क्या लिए? वाटर लिए, तो केबी का जो वैल्यू आया वो क्या आया? 0.52 केल्विन केजी पर मोल आया। तो केबी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट चेंज करेंगे केबी का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये केबी किसके लिए है? फॉर वाटर के लिए है। तो केबी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे। जब वाटर लेंगे तब केबी का वैल्यू 0.52 आया। अगर दूसरा सॉल्वेंट लेते तो केबी का वैल्यू कुछ अलग आ जाता। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? डिफरेंट सॉल्वेंट हैज डिफरेंट केबी वैल्यू। तो नोट करके एक बात हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि डिफरेंट सॉल्वेंट हैव डिफरेंट केबी वैल्यू। सॉल्वेंट चेंज करेंगे केबी वैल्यू क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। और ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता क्या है? जब हम 1 मोल सॉल्यूट डाल दिए 1 केजी सॉल्वेंट में और जो टेम्परेचर राइज कर गया, जितना से टेम्परेचर बढ़ गया, 1 मोल सॉल्यूट मिलाने पर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही तो मेरा क्या होगा? एलिवेशन कांस्टेंट होगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगा। तो यहाँ तक हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम इस पे क्या करेंगे? 1-2 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ क्लियर करने के बाद यहाँ आना है और इसको लिख देना है। इसके बाद लास्ट यहाँ पे आ जाना है। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे पहले। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन ए सॉसपेन। तो देखिए क्या किया गया, एक सॉसपेन में 1 kg वाटर लिया गया है और उस 1 kg वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या है C6H12O6, को डिजॉल्व कर जाएगा। यानी 1 kg वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व किया गया है। अब आगे फुल स्टॉप के बाद एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। तो बोल रहा है कि जो ग्लूकोज मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो मिलाने के बाद ऐसे प्योर वाटर कितना डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन जब हम 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिए तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो वो किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा यही पूछ रहा है। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल। तो किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करेगा, हमको बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। किसका? सॉल्यूशन का। सर वो 1.01 उसका प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब सुनिए यहाँ पर क्या दिया है? एट 1.013 बार। ये दिया है बार किसका यूनिट है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो ये जो काम हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 atm होता है। और 1 atm ही शायद होता है 1.013 बार होता है।
तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है कि नहीं, तो इसका कोई रोल नहीं है, ये सिंपली एक क्या किया है, क्वेश्चन में लिख दिया है, इसका कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में, बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर दिया है KB ऑफ वाटर इज 0.52 केल्विन kg पर मोल, जैसा हमने पहले पढ़ा है अभी जस्ट, कि KB वाटर का क्या होता है 0.52 होता है। अगर वैल्यू नहीं दिया रहेगा, हो सकता है बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे तो वो KB का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो आपको जब सॉल्वेंट वाटर लिया गया है तो आपको पता होना चाहिए KB का वैल्यू क्या होता है 0.52 केल्विन kg पर मोल। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हमारा सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज है, तो सॉल्यूट का वेट क्या है 18 ग्राम है। सॉल्वेंट का वेट क्या है 1 kg है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, किस टेम्परेचर बोल रहा है, यहाँ पर पूछ के आ रहा है किस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉयल करेगा, नहीं बोल रहा है जी, जब ग्लूकोज मिला देंगे तो किस सॉल्यूशन पे बॉयल करेगा, तो यहाँ तो ये नहीं पूछ रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है TB0, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन काम सेल्सियस में नहीं करेंगे, हम किस में काम करेंगे, तो इसको केल्विन में कैसे चेंज करेंगे 273.15 ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 373.15 केल्विन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, तो जब भी सेल्सियस को किस में चेंज कर देंगे, केल्विन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम तो यहाँ पर वेट दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डेल TB इक्वल टू KB इंटू M। तो यहाँ पर हमको वेट दिया गया है तो वेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वेट क्या है WA बाय MA, और सॉल्वेंट का वेट किस में दिया है kg में दिया हुआ है, तो kg में दिया हुआ है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करें हम। तो पहले हमको डेल TB निकालना होगा, KB का वैल्यू क्या है 0.52, वेट दिया है 18 ग्राम, मोलर मास क्या दिया हुआ है, मोलर मास तो हमें ग्लूकोज का पता नहीं है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है 180 होता है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ग्लूकोज का मोलर मास क्या आएगा 180, याद रख लीजिए 180। सॉल्वेंट का वेट क्या है WB 1। अब 18 को कितना बार में 10, तो 0.52 बाय 10 क्या आएगा वैल्यू 0.052। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया मेरा 0.052, इतना से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया इंक्रीज हो गया है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है डेल TB बराबर क्या है TB माइनस TB0। हमें फाइंड क्या करना है TB फाइंड करना है ना, तो TB बराबर क्या होगा, इसको इधर कर देंगे, तो TB बराबर क्या होगा, अगर ये माइनस वाला TB0 माइनस में है ना, इसको उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा डेल TB प्लस TB0। तो TB0 डेल TB कितना आया है वैल्यू जी 0.052, और TB0 का वैल्यू तो हम पहले ही लिख चुके हैं प्योर लिक्विड का 373.15 केल्विन। तो TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो यहाँ 2 डिजिट ही है, इसको क्या मान लेंगे 0, और यहाँ पर 2 है, पॉइंट के बाद क्या है 052 है, अब पॉइंट के बाद क्या है 15 है, तो यहाँ 0 मान लेंगे तो क्या होगा 2 5 5 10 और 1 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
373 पॉइंट के बाद कितना आया 202 केल्विन। तो हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। तो ये बॉइलिंग पॉइंट दिया है प्योर बेंजीन का 353.2 केल्विन। व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो 90 ग्राम बेंजीन में जब 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.11 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कितना से बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया, 353.23 से 354.11 हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, दिख रहा है स्पष्ट। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। Kb फॉर बेंजीन इज 2.53 केल्विन kg पर मोल। तो देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट चेंज कर दिया गया है, सॉल्वेंट इस बार वाटर नहीं लिया गया है, सॉल्वेंट क्या लिया गया है, बेंजीन को मान लिया गया है। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन के लिए Kb का वैल्यू क्या होगा, अलग होगा। तो जब सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा तो वहाँ पर Kb का वैल्यू आपको डेफिनेटली 100% दिया हुआ होगा। तो यहाँ Kb दे दिया गया है। अगर वाटर रहता और Kb का वैल्यू नहीं देता तो वो फिक्स है 0.52, लेकिन अगर वाटर के अलावा दूसरा कोई भी सॉल्वेंट होगा तो उसका Kb का वैल्यू क्वेश्चन में व्यवस्था कर दिया रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का। तो हमको पता है कि, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन Tb नॉट कितना दिया हुआ है, 353.23 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, 354.11 केल्विन। तो Tb नॉट दिया है, Tb दिया हुआ है, तो डेल Tb ना निकल जाएगा, डेल Tb क्या होगा, Tb माइनस Tb नोट। तो कभी गलती से Tb नोट माइनस Tb नहीं कर दीजिएगा, Tb माइनस Tb नोट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बड़ा होता है, तो कितना हो जाएगा, 354.11 में घटा देंगे कितना, 353.23। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 354.11 में 353.23 घटाना है, तो कैरी लेना होगा। 11 में 3 गया 8, अब यहाँ कितना बचा 0, फिर कैरी लिया, कितना हो गया 10, 10 में 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 3, 3 में 3 गया 0, 0, 0। तो डेल Tb का वैल्यू क्या आया, 0.88 केल्विन। इतना से टेम्परेचर बढ़ गया है कि नहीं। अब हमको क्या पूछ रहा है, हमको मोलर मास निकालना है। तो हमको फॉर्मूला पता है, डेल Tb बराबर क्या होता है, Kb इंटू एम। तो एम वाला तो नहीं, हमको तो यहाँ मोलर मास दिया, हमको यहाँ मोलर मास पूछ रहा है और वेट भी दे दिया है। तो हम जब भी हम बताए हैं कि जब भी वेट दिया रहेगा, मोलर मास के बारे में बात होगा, तो सीधे क्या करना है, फॉर्मूला कौन सा लगा देना है, WA/MA इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया है, 90 ग्राम दिया हुआ है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर केजी में बदलने के लिए। तो अब सारा वैल्यू रख दीजिए। डेल Tb का वैल्यू क्या है, हाँ WA नहीं दिया गया, WA को हम लिखना भूल गए, 1.80 ग्राम इन्फॉर्मेशन दिया गया और WB कितना दिया गया है 90 ग्राम। तो अब देखिए यहाँ पर सारा वैल्यू रख देंगे। डेल Tb कितना आया है 0.88 आया है। Kb का वैल्यू दे दिया गया क्वेश्चन में 2.53
WA कितना है 1.80 इंटू 1000। MA फाइंड करना है हमें और WB क्या है हमारा 90 ग्राम है। चलिए हम क्या करते हैं MA को इधर कर देते हैं और 0.88 को इधर ले आते हैं। तो MA मेरा इधर आ गया और 0.88 इधर आ गया। 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 बाय 0.88 इंटू 90। तो सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट यहाँ से यहाँ हट गया, सेम प्लेस पे था, पॉइंट हट गया। अब यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो क्या आ जाएगा 100। अब क्या होगा 0 0 कैंसिल। 90 से कितना बार में 2 बार में। 2 से 88 कितना बार में 2 से डिवाइड करेंगे तो 44। अब बचा क्या ऊपर 10 बचा। तो जो 253/44 यही तो आया। अब अगर 2530 को 44 से हमें डिवाइड करना है तो इसको डिवाइड करते हैं साइड में। 2530 को डिवाइड करना है किससे 44 से डिवाइड करना है। तो 44 का टेबल अगर हम ले 5 बार में 5 20 22 कितना आ जाएगा 3 है कि नहीं 0। 4 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ अगर एक प्लेस छोड़ देते हैं और यहाँ पर भी एक प्लेस छोड़े तो यहाँ 4 बचा। 4 का टेबल में कितना 8 बार में होता है 32। तो 8 बार में तो नहीं होगा, 8 बार में उससे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 44 है यहाँ पर। 7 बार में 7 बार करके देखते हैं। 7 4 जा 28 एंड 7 4 जा 28 30 कितना बच जाएगा 2 22। फिर 0 देंगे तो पॉइंट देना पड़ेगा कितना बार में 5 बार में। तो यहाँ जो मोलर मास आ रहा है वो लगभग आ रहा है 57.5 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। तो जनरली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से ऐसे ही 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। मोलर मास का भी कैलकुलेट करने दे देगा या बता देगा या पूछ देगा आपसे कि बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कीजिए, या डेल्टी भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कीजिए, वो तो और आसान है। या तो आपको सीधे बोल देगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर दीजिए, यानी कितना से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है वो पूछ देगा। तो ये मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समाप्त हुआ और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।